हेलो माय डियर चुन्नू मुन्नू, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया है। रेगुलर क्लास तो देख रहे हो ना भाई? एक बार बता दीजिएगा वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। स्टार्ट करें आज की क्लास। और आज की क्लास रहने वाली न्यू टॉपिक के साथ में जो अपना प्रैक्टिस बैच चल रहा था, आज अपना ये डे नंबर 10 रहने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी मैं क्लियर करा दूंगा। जो स्टूडेंट्स अगर पहली बार भी अगर फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ रहा है, और एक क्वेश्चन टेक भी रहता है जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज फ्रेमिंग क्वेश्चन जितने भी कंसेप्ट क्लियर होते हैं अपने, वो देखते हैं और साथ में प्रैक्टिस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच ही अपना है, जिसके अंदर मैं बोर्ड एग्जाम का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके व्याप पे आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो भैया अगर आपने पहले वाली क्लासेस भी नहीं देखी तो वो क्लासेस जरूर देख लेना। चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। डे फर्स्ट से देखना शुरुआत कर देना, एक एक करके देख लेना, ठीक है। और जो इसकी पीडीएफ भी है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। वैसे फ्री के अंदर तो प्रोवाइड नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि फ्री की चीज़ें जो मिलती है ना आपको, उसकी कभी आपको कदर नहीं होती है। क्योंकि मैं इतना ये कंटेंट आपको दे रहा हूँ, ये क्लास नोट्स हैं जो बच्चों को मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। थोड़ी कदर कर लिया करो, क्योंकि फ्री कंटेंट मिल रहा है तो पढ़ लिया करो। पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। क्लास नोट्स है, फिर बोल रहा हूँ, ऐसे नोट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत समय लगता है तैयार करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है। अगर आप पहली बार भी ये टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड है नहीं। वैसे ये हार्ड उन्हीं बच्चों के लिए अगर उनको टेंस बिल्कुल भी नहीं आता है, टेंस के स्ट्रक्चर फॉर्मूले जो भी है अगर वो क्लियर नहीं है, और बेसिक नॉलेज अगर आपको बिल्कुल भी नहीं है जो इंग्लिश के लिए रिक्वायर होती है, अगर वो भी नहीं है तो ये टॉपिक भाई साहब उनके लिए है नहीं। ईजी है अगर आपको टेंस आता है तो। स्टार्ट करें। अगर टेंस के बिना पढ़े हुए अगर तुम आगे ना, कसम से बता रहा हूँ, यहाँ से भगा दूंगा मैं, ठीक है चुन्नू मुन्नू माय डियर रसगुल्ला। स्टार्ट करें। हेडिंग डाल लीजिएगा फ्रेमिंग क्वेश्चंस, है ना। और क्वेश्चन टेक्स ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आते हैं किस टाइप से आते हैं। तो सबसे पहले उसी पे हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम में इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चंस में आंसर दिया होता है, यानी ऑलरेडी आपको आंसर गिवन रहता है और आपको क्या बनाना होता है, क्वेश्चन बनाना होता है। मतलब अपोजिट चलना है। आंसर दे रखा होगा और आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। कि सर आज तक तो हम ये सुने थे कि आंसर देते हैं, यानी क्वेश्चन देता है और हमें आंसर लिखना होता है। टॉपिक का नाम ही अलग है, यानी आपको फ्रेम करना होगा। क्या करना पड़ेगा? फ्रेम करना पड़ेगा क्वेश्चन को, इसलिए इसका नाम है फ्रेमिंग क्वेश्चन। उसके आधार पर एक क्वेश्चंस बनाना पड़ता है, ठीक है। ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर है, बाइलिंगुअल में आपको ये नोट्स में प्रोवाइड कराया हूँ, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मतलब बाइलिंगुअल में ही ज़्यादा समझ में आता है, इंग्लिश टू इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती कोई चीज़। तो ये दोनों भाषाओं में ही है, आप जो भी अच्छा लगे वो रेफर कीजिएगा। तो क्वेश्चन दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तुम्हें पता है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो 2 टाइप से बन सकता है, ठीक है। कैसे सर? एक होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला और एक होता है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला। अब हेल्पिंग वर्ब के अंदर देखिएगा, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है और जितने भी मॉडल्स होते हैं, जितने मॉडल्स होते हैं उन मॉडल्स को हम एक्सुलरी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सुलरी वर्ब बोलते हैं। इसलिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब WH वर्ड आपको पता होगा WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड आते हैं। नहीं आते कोई बात नहीं, हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये अपनी हेडिंग हो जाएगी और WH वाले जस्ट इसके बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी आपको एग्जाम में क्या देगा, आंसर देगा, तो उसको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में फ्रेम करना है, ठीक है। थोड़ा मैं अपनी भी साइज को छोटा कर लेता हूँ। अगर हटाई दूँ तो कैसा क्या रहे? अब कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर थोड़ी अगर मेरी भी शक्ल दिख जाए, फेस दिख जाए तो समझ में अच्छा आ जाता है। क्योंकि ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहता है कि अगर टीचर का फेस भी अगर दिखाई देता है ना, तो बच्चे को इजीली समझ में आ जाता है कि यहाँ टीचर पढ़ा रहा है। और एक ऑफलाइन की फीलिंग भी होनी चाहिए आप सभी के अंदर। तो देखिएगा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कैसे करेंगे क्वेश्चन की। तो सबसे पहले क्या करना है, जब उत्तर यानी जो आंसर दे रखा होगा वो यस या नो के रूप में दिया हो तो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनाना चाहिए। सर समझ में नहीं आया कैसे? यानी जब
HV से हम शुरुआत करते हैं ना क्वेश्चन की, तो इसका आंसर हम यस या नो में देते हैं, यस या नो के अंदर देते हैं, हाँ यस, फिर इसके बाद में जो सॉल्यूशन होता है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो वो यस नो से जवाब देता है, यस नो से आंसर इसका स्टार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन बनाते समय यस नो को हटा दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है, मतलब इनको लिखते नहीं है। अगर आंसर के अंदर यस या फिर नो दिया हुआ रहता है तो क्वेश्चन बनाते समय इन दोनों वर्ड को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, नो से दिए गए आंसर वाक्य के बीच में नोट भी आता है, यानी नो के साथ में क्या दिया हुआ रहता है, आपको ऑलरेडी नोट दे रखा होता है सेंटेंस के अंदर। तो इन दोनों वर्ड को क्या कर देना, आपको नो और नोट दोनों को ही हटा देना है। जब क्या बनाते समय, क्वेश्चन बनाते समय इन दोनों वर्ड को आपको क्या कर देना है, हटा देना है। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक, तीनों पॉइंट क्लियर है। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, जिन आंसर में हेल्पिंग वर्ब दिया हो उनका क्वेश्चन उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखकर बनाया जाता है। अब देखो ये बाइलिंगुअल है तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि मैं अभी बात करूंगा एग्जाम्पल के साथ में बात करूंगा मैं, यानी जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी ना क्वेश्चन के अंदर, जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी उसी को क्या करना है तुम्हें, क्वेश्चन बनाते समय स्टार्टिंग में रख देना है, यानी सब्जेक्ट के पहले आपको रख देना है। इसके पहले रख दोगे आप सब्जेक्ट के पहले, जैसे कि इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम, जो आपका इंटेरोगेटिव बनाना है यस नो वाले के अंदर, जब केवल आपको हेल्पिंग वर्ब से क्या बनाना हो, क्वेश्चन बनाना हो, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो होता है फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब रहती है, और इसके बाद में हम बात करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। देखिएगा भैया, कॉल आ गया था तो उसको भी अटेंड कर लेना पड़ता है। देखिएगा इसमें क्या करना है तुम्हें, आ गए थे हम, तो यहाँ पे आ गए थे हम फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये अपना स्ट्रक्चर रहेगा। पहली टाइप ही बता रहा हूँ, अभी जनरली रूल बता रहा हूँ मैं, जैसे कि एग्जाम्पल अपना आंसर, यानी आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ऑलरेडी आपको आंसर गिवन रहेगा, यस सी इज कमिंग विद राधा, ये आपका आंसर रहेगा। इसका क्वेश्चन बनाते समय यानी फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते समय आपको क्या करना है कि यस दे रखा है, यस या नो दे रखा होगा, उसको क्या कर देना, आपको हटा देना है। फिर इसके बाद में जो आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी, हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी, उसको जस्ट क्वेश्चन बनाते समय स्टार्टिंग में ले आना है सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, सी था, तो सी को बाद में लिखोगे आप, तो इज सी कमिंग विद राधा, वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है, क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। जनरली ये अपना पहला कंसेप्ट क्लियर होता है यस नो वाला, यस और नो, ठीक है। जब यस नो आपको क्वेश्चन बनाते समय क्या करना है, इनको हटा देना है। अगर आंसर में गिवन है तो इनको क्या कर देना है, हटा देना है, ठीक है माय डियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल, नो अनिल हैड नॉट रिपेयर्ड द टेबल, अनिल हैड नॉट रिपेयर्ड। अब मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि अगर नो से आंसर स्टार्ट है उसके साथ नोट भी गिवन रहता है, इन दोनों को क्वेश्चन बनाते समय क्या कर देना है, हटा देना है। और जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है आपको उसको आगे ले आना है, हैड अनिल रिपेयर्ड द टेबल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसका मतलब ये हो गया है कि क्या अनिल ने टेबल को रिपेयर कर दिया था या कर चुका था, तो ये है। फिर हम आंसर देंगे नहीं, उसने रिपेयर नहीं किया था, ये आंसर है इसका। इस प्रकार से क्वेश्चन टैग आपको बनाना है। बोलो दोनों एग्जांपल क्लियर है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। चलो भाई एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं एक बार। 3 के अंदर क्या है, यस सी विल हैव प्लेड वेल, हाँ वह अच्छे से खेला होगा, खेला होगा तो मतलब अब इसमें क्या करना है, विल मॉडल है, मॉडल को जस्ट आपको सब्जेक्ट के पहले ले आना है। हैव देखिएगा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो फ्यूचर की बात करते हैं तो यहाँ पे हैव अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ओनली जो मॉडल है ना वो ही हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। तो विल के बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना सी हैव प्लेड वेल,
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। बोलो क्लियर। आगे बढ़े, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया सबका। क्या था कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन कैसे क्या करना है कि यस नो के रूप में अगर आपको आंसर में दे रखा होगा तो क्वेश्चन बनाते समय इनको हटा देना है, और जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसको हम सब्जेक्ट के पहले रख देंगे और कुछ चेंजेस आपको करना नहीं है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पहले रखेंगे और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाएगा। क्लियर है, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है और कोई चेंजेस करना नहीं है। ये पहला कंसेप्ट है। पूरी चीजें देखिएगा, आपको आनी चाहिए, ऐसे नहीं आधा अधूरा ज्ञान फिर तुम बोलोगे सर अभी आई को हम यू में भी तो चेंज करेंगे, सर ये तो आपने बताया नहीं यू आई में भी चेंज होता है, वी में भी चेंज होता है। अरे गोचू मल, थोड़ा पेशेंस रख ले, है ना। अभी मैं यस नो पे आया हूँ। आगे बात करते हैं कि इसी से रिलेटेड ये हो गया कि जैसे अभी मैंने बताया कि ऑलरेडी अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, क्या दे रखी है आपको, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो उसको जस्ट हम क्या करेंगे आगे रख देंगे, सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। बट रीजन क्या होता है कि जब मान लो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दे रखी, तो क्या करेंगे, इसलिए कंसेप्ट नंबर सेकंड आ जाएगा। जिन आंसर्स में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई होती उनमें दी गई मेन वर्ब में से निम्नलिखित प्रकार से हेल्पिंग वर्ब निकलेगी। अभी मैं पूरा बता दूंगा, अगर आपको ये हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश एक साथ समझ में नहीं आ रही तो मैं दोनों एक बार क्लियर कर दूंगा। अभी इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, वह परिवर्तित मेन वर्ब अपने स्थान पर ही रहेगी। अब तुम नहीं समझे कोई बात नहीं, जैसे कि मैं अभी बात करूं, जैसे ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझते हैं। यस ही राइट्स स्टोरीज, अब इसके अंदर मेन वर्ब भी है, राइट्स मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो दे ही नहीं रखा है। सर ये तो हमको गूगली कर देगा, गूगली नहीं होना है, पैसेज भी छाड़ना सीखना है, इसी तरीके से पैसेज के भी आंसर देने होते हैं। तो जब कभी भी तुम्हारे सामने ये सिचुएशन आ जाए कि हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा होता है तो खुद को बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाओगे इसमें, जैसे कि मान लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दे रखी हो आपको, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो इसको क्या करना है तुम्हें, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी आपको अगर सेंटेंस में केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी तो इसको स्टार्ट करना है डू से, डू के बाद में आपको लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आपको लगाना है मेन वर्ब। लेकिन ध्यान रखना, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है यहाँ पे। इसके बाद में मान लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस दे रखा हो, आपको क्या दे रखा हो, एस या ई एस दे रखा हो, क्या दे रखा हो, एस या ई एस। तो समझना, अगर एस ई एस लास्ट में दे रखा हो ना, इसमें क्या करना है आपको, डज लगा देना है। क्या लगा देना है आपको, डज लगा देना है, डू नहीं लगाना है। डू तभी लगाना है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लिखा हुआ मिल जाए मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा हो। क्या नहीं दे रखा हो, हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा हो, केवल मेन वर्ब में एस या एस लगा हुआ मिल जाए, आपको क्वेश्चन बनाते समय डज से स्टार्ट करना है। डज के बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है। ये जो पहले यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस था ना, इसको हटाकर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको बनाना है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, नेक्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो आपको क्या करना है, जब आप आंसर यानी आंसर में सेकंड फॉर्म दे रखी हो और हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो क्वेश्चन बनाते समय किससे बनाओगे, डिड से। किससे बनाओगे, डिड से। डिड के बाद में आप सब्जेक्ट लगाओगे और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। सर ये तो हम गूगली करने वाला सिस्टम हो गया। तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी डू, डज और डिड, इनके बाद में आपको लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आपको मेन वर्ब यूज करना है। इनके बाद में ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, इसके अलावा कोई सी वर्ब आपको यूज नहीं करना। डू, डज, डिड। बोलो क्लियर है, यस या नो। तीनों टेंस समझ में आ गए, मतलब तीनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए। प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है एक, और एक पास्ट इंडेफिनेट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब आती है, मतलब डज और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो डू का हम यूज करते हैं, और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी होती है तो हम डिड का प्रयोग करेंगे। क्लियर है क्या, हाँ भाई, जल्दी से बताओ आगे बढ़े।
देख लो एक बार फटाफट से। नेक्स्ट देखिएगा अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम देख लेते हैं साथ में। जैसे कि अभी इसमें दे रखा है आपको, यस ही राइट्स स्टोरीज, ही राइट्स स्टोरीज, मार्कर थोड़ा चेंज कर दें। अब देखिएगा यस ही राइट्स स्टोरीज, अब इसके अंदर केवल एस या ई एस जुड़ रखा है, एस या ई एस जुड़ रखा है। तो अब क्या करना है इसमें, जब आपको एस या ई एस जुड़ा हुआ मिल जाए तो हेल्पिंग वर्ब आपको क्या करना है, डज लगाना है। जो सब्जेक्ट दे रखा है वो एडजेक्टिव लिख दोगे। अब जो पहले इसमें ई एस जुड़ा हुआ था ना, इसको हटा देना है, मतलब एस जुड़ रखा था, सॉरी, जो एस जुड़ रखा था इसको क्या कर देना, आपको हटा देना है और फिर लगा देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में स्टोरीज, और कुछ क्या करना आपको, जो शेष रह गया उसको लिख देना और फिर क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 मिनट। हेलो, हाँ जी, हाँ जी भाई, आगे देखते हैं हम कुछ। अब इसमें है कि जैसे कि एग्जाम्पल अभी ये मैंने समझाया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, और यस या नो दे रखा हो तो आपको आंसर यानी क्वेश्चन बनाते समय इनको हटा देना, बार बार आंसर का ही नाम आता है। अब इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें इस टाइप का, सेकंड टाइप का, नो ही डज नॉट राइट लेटर्स। अब इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ड दे रखा है, देखो दिख रहा है ना आपको, लेकिन डज के साथ में नोट चिपका हुआ है। मैंने क्या बोला, नो या नोट दे रखा होता है, इसको आपको क्या कर देना है, हटा देना है, ठीक है। तो आंसर देते समय यानी क्वेश्चन बनाते समय इसमें जो आपको डज दे रखा है उसको एडजेक्टिव लिख देना है, ये सब्जेक्ट है ही, और फिर जो मेन वर्ब दे रखी है राइट का राइट रखना है, लेटर्स। अब भाई आपको ऑलरेडी अगर यहाँ पे डज दे रखा तो क्या समस्या, ये हेल्पिंग वर्ब तो है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब थोड़ी ना, मेन वर्ब तो राइट है। आई बात समझ में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यस सी गोज टू टेम्पल डेली। अब इसमें यस दे रखा है और गोज दे रखा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसमें क्या जुड़ रखा है, लास्ट में ई एस जुड़ रखा है ना। अरे ई एस जुड़ रखा है क्या कोचुमल, तो ई एस जुड़ रखा है तो डू थोड़ी ना यूज करोगे, डज लगाओगे। डज के बाद में आपको यूज करना है सी, और जो ये गोज जुड़ रखा था इसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बना देना है, तो गो हो जाएगी इसकी फर्स्ट फॉर्म, टू टेम्पल डेली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, यस दे वर्क हार्ड, हाँ वो कठिन परिश्रम करते हैं। इसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है डू, ठीक है। क्यों लगाए सर, क्योंकि यहाँ पे वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है ना, कि इसमें अगर एस या ई एस जुड़ा हुआ रहता ना तो हम किसका यूज करते हैं, अभी डज का यूज करते हैं, लेकिन अब इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। और क्योंकि प्लुरल सब्जेक्ट होता ना, कौन सा सब्जेक्ट, अगर प्लुरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में हमें प्लुरल वर्ब यानी डू का यूज करते हैं, ना कि डज का। डज तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है ना, हाँ। तो डू दे वर्क हार्ड, तो वर्क यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो इसको कोई छेड़खानी नहीं करना है। कहीं छेड़खानी करने लग जाओगे सर, ये तो बताया था कि इसको चेंज करना है, लेकिन ऑलरेडी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो कैसे चेंज करोगे भाई, हाँ कैसे चेंज करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यस रानी कंप्लीटेड हर होमवर्क। तो इसमें क्या करना था, कंप्लीटेड, अरे ईडी जुड़ा हुआ मिल गया, ईडी जुड़ा हुआ मिल गया तो मतलब ये सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है भाई, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है, क्या करना है तुम्हें,
सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है डिड। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है यस रानी कंप्लीटेड हर होमवर्क, कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म है तो आपको स्टार्ट करना है डिड से, स्टार्ट करना है डिड रानी कंप्लीट हर होमवर्क, डिड रानी कंप्लीट हर होमवर्क। ठीक है, क्यों आया यहाँ पे कंप्लीट, मैंने अभी बताया था ना, डू डज डिड, तीनों के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। नेक्स्ट है इसके बाद में फोर्थ एग्जांपल है इसमें, नो राधा डिड नॉट स्लीप वेल। अब ऑलरेडी इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और मेन वर्ब है यहाँ पे स्लीप, स्लीप मेन वर्ब है यहाँ पे और डिड हेल्पिंग वर्ब है ऑलरेडी। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखी तो काहे को दिक्कत है तेरे को लिखना, फिर तो यहाँ पे डिड का डिड लिखेगा, राधा लिखेगा और स्लीप वेल। अब सर आप बोलोगे कि सर नो नोट कहाँ गया, मैंने अभी जस्ट बोला फर्स्ट कंसेप्ट में बताया ना कि नो और नोट दे रखा होता है उसको हटा देते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। चलो जी भाई आगे देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, यस दे हैव सीन द ताजमहल। इसमें क्या करना है, हैव ऑलरेडी आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, हैव को जस्ट आगे रखो, दे सीन द ताजमहल, बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। यस दे रखा था उसको हटा देना था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाना, एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाना, नहीं तो वैसे पछता जाओगे, पूरी करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा तुम्हारे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात यहाँ पे अपनी क्लियर हो गई, अब आगे हम बढ़ते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा स्पेस करते हैं इसमें हम, चलो यहीं पे पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, विजिबल है यहाँ तक। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, अब आई और यू को चेंज करना सीखते हैं हम, आई को और वी को। अगर आई वी आपको आंसर में दे रखा है, क्या भाई, यदि आपको आई या वी आंसर में दे रखा हो, किसके रूप में भाई, सब्जेक्ट के रूप में, अगर आई वी सब्जेक्ट के रूप में हो, आपको क्वेश्चन बनाते समय यू में बदल देना है, पहला कंसेप्ट। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, जहां तक मैं लिखा था नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिएगा इसमें आगे रे यार, हाँ अब देखो इसमें आगे हम बात करते हैं। ये तो हो गया सब्जेक्ट, मान लो आई का ऑब्जेक्ट क्या दे रखा हो, तुम्हें अस दे रखा हो, सॉरी आई का ऑब्जेक्ट मी दे रखा हो और वी का ऑब्जेक्ट क्या दे रखा हो, अस दे रखा हो, तब भी आपको पता है ये ऑब्जेक्ट है, भी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो तुम्हें पता है कि यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, क्लियर है कि नहीं है। अरे भाई यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, मान लो मी भी दे रखा है और अस भी दे रखा है, तो आपको क्या करना है, आंसर यानी आंसर दे रखा हो तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनको चेंज करना है, आई वी यानी जो फर्स्ट पर्सन है उसको सेकंड पर्सन में चेंज करना, कुल मिला के बात ही है, यानी फर्स्ट पर्सन को आपको सेकंड पर्सन में चेंज कर देना है। अगर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट लगाओगे, अगर आपको फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट दे रखा है तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर मान लो फर्स्ट पर्सन का एडजेक्टिव दे दिया, यानी आई का एडजेक्टिव क्या होता है, माई, वी का एडजेक्टिव होता है ओवर, तो आपको इसको चेंज करना है योर के अंदर, किस में चेंज करना है भाई, योर में चेंज करना है। आगे बात करते हैं हम, जैसे कि मान लो आपको पजेसिव केस दे दे, पजेसिव में प्रोनाउन दे दे, जैसे कि माई का क्या दे दे, माइन दे दे और ओवर का ओवर्स दे दे, तो क्या करना है तुम्हें, इसको बदलना है योर्स के अंदर। अगर इसी कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे दे, जैसे कि माई सेल्फ दे दे, और ऐसे ही प्लूरल है ओवर सेल्फ दे दे, तो आपको इसको चेंज करना होगा या तो योर सेल्फ के अंदर या फिर योर सेल्फ्स के अंदर, क्योंकि योर प्लूरल के लिए भी आ जाता है और सिंगुलर के लिए भी, दोनों के लिए आपको सेंस के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है, ठीक है। क्लियर यहां तक। अब सुन लो एक बार, दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में आई वी यानी फर्स्ट पर्सन दे रखा होता है, उसको सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। फर्स्ट को किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे? सेकंड के अकॉर्डिंग। और सेकंड को किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे? फर्स्ट के अकॉर्डिंग। हाँ, हेलो हेलो। हाँ जी भाई, देखिएगा आगे। जैसे कि मैंने बोला कि आपको अगर फर्स्ट पर्सन आंसर में दे रखा हो ना, तो सेकंड पर्सन में बदल दो। अगर आपको सेकंड पर्सन गिवन है तो उसको फर्स्ट पर्सन में बदलना है। मान लो इनमें से इतने दे रखे हैं ना, यू आर, यू आर्स, तो इनको आप इनमें चेंज करोगे। अब चाहे आप आई में चेंज करो, चाहे वी में चेंज करो, ये आपके अकॉर्डिंग चेंज करना है कि सर मैं आई यूज करूँ या वी यूज करूँ। अगर मान लो आपको योर सेल्फ दे रखा हो ना, तो वो प्लूरल है, फिर आपको वी यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया यहाँ पे वैसे, और ये आप देख लेना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। तो मैंने जो कंसेप्ट बताया क्लियर है कि अगर आपको फर्स्ट देखो अच्छे से है ना, दिमाग को रिलैक्स करके पढ़ा करो आप। फर्स्ट पर्सन दे दिया आपको सब्जेक्ट के रूप में, तो आपको क्वेश्चन बनाते समय सेकंड पर्सन में चेंज कर देना है। बोलो, समस्या है? नहीं है? अब कुछ एग्जाम्पल कर दे तो अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इस टाइप का। यस आई हैव सीन द म्यूजियम। अब इसमें क्या दे रखा है आपको? आई दे रखा है। ठीक है, बाकी अब हेल्पिंग वर्ब को लगाना, अगर आई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो आपको कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम चेंज करना सीखते हैं, आई को और यू को या वी को कैसे बदलते हैं। तो इसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है? हैव। तो हैव से स्टार्ट करेंगे। यस या नो दे रखा होता तो उसको हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। इसके बाद में आई को मैंने किस में चेंज किया? यू में चेंज किया। सीन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म रहेगी, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना हमें, तो वर्ब को और सब्जेक्ट को ही आगे पीछे करना, और उससे कोई मतलब है नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन। ठीक है, द म्यूजियम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यस वी हैव डन ओवर वर्क। वी हैव डन ओवर वर्क, तो यस दे रखा है आपको, यस को क्या कर देना है? हटा देना है। हट गया। अब क्या करना है? वी दे रखा है, क्या दे रखा हमें? वी दे रखा ना, तो वी को क्या करना है? चेंज करना है। किस में? यू के अंदर चेंज करना है। यानी फर्स्ट पर्सन जानते हो ना, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई और वी आता है। सेकंड पर्सन में केवल यू आता है। यू में बदल दिया मैं, हैव ऐसा कैसा आ गया? क्योंकि यू के साथ में क्या आता भाई? हैव ही आता है। इसके बाद में डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब ओवर भी दे रखा, पूरा पढ़ना है क्वेश्चन को, कहीं आधा अधूरा करके ही आ जाओ एग्जाम में। ओवर दे रखा है, ओवर को किस में बदलोगे? योर में। ये देखो ओवर यहाँ पे क्या दे रखा है? हैरबिन, एडजेक्टिव दे रखा ना, अगर एडजेक्टिव है तो आपको एडजेक्टिव में ही बदलना है। इसके बाद में वर्क ऐसा कैसा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। ठीक है गुड़िया रानी, बड़ी सयानी, समझ में आ गया अब? हाँ भाई, एम आई डियर रसगुल्ला। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यस यू हैव ब्रोकन द ग्लासेस। हाँ, तुमने ग्लास तोड़ा है या तोड़ चुके हो। क्या करोगे? हैव हेल्पिंग वर्ब दे रखी है ना, से स्टार्ट कर दो। हैव, यू को चेंज कर दो किस में? आई में। ब्रोकन का ब्रोकन, और द ग्लासेस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। क्लियर है जी भैया जी, की गल है? एनु कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जी? चले जी आगे। चलो नेक्स्ट है यस यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। मैं बार बार नहीं बोलूंगा यस हटाना है कि नहीं हटाना, यानी क्वेश्चन बनाते समय यस नो को हटाना है। मॉडल दे रखा है, अरे वाह भाई मॉडल भैया, मॉडल जैसा का जैसा आपको लिख देना है, शुड का शुड लिख दिए। अब यू को किस में चेंज करोगे? वी के अंदर। यू को किस में चेंज किया? वी में। अब तुम बोलोगे सर आई में चेंज कर देते ना, हाँ, लेकिन मैंने अभी जस्ट बोला ना कि योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है। योर सेल्फ तब होता है जब
सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आप ट्रीट कर रहे हो, और अगर प्लूरल के रूप में हो योर सेल्फ, ये बहुवचन है। भाई तुम्हें पता ना है कि एफ को हटाकर हम वी एस जोड़ते हैं, है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब वी में चेंज करेंगे, ना कि आई के अंदर। डू योर को किस में चेंज किया, ओवर में। वर्क ओवर सेल्स, पूरी चीजें देखो कितना चेंज करवाया है, क्वेश्चन को देखो कितना बड़ा कर दिया इसने। तुम तो भाई साहब जल्दीबाजी में क्या करते, यू को चेंज करते, हटा ये हो गया आई में, आगे ध्यान ही नहीं देते। अरे भाई पूरा पढ़ लेना क्वेश्चन को, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है जी? चले अब आगे पढ़ते हैं हम हैव। हैव का यूज देखते हैं कि हैव का यूज कैसे क्या करना है। अब एक तो हैव पोजीशन के रूप में होता है, एक हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, और एक हैव खुद पोजीशन के रूप में मेन वर्ब का काम कर रहा हो। जैसे कि सर एक बार हमें कुछ एग्जांपल से समझाओ। क्यों ना समझाएंगे, समझाएंगे, काम तो अपना है ही समझाने का, तो समझाएंगे ही। अब जैसे कि फर्स्ट टाइप है इसमें, हैव वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त हो, यानी जब ये एक्सप्रेस कर रही हो कि हाँ मैं हेल्पिंग वर्ब हूँ। हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानोगे कि हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हैज हो गया और हैव, और एक हेड भैया भी होता है ना। देखो इनको पजेसिव वर्ब भी बोलते हैं, यानी ये पजेशन दिखाती है, और एक ही हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। सर हमें कुछ समझ में नहीं आया। अगर बेटा ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही होगी ना, तो इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होगी। बट रीजन क्या हुआ कि मान लो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन ही नहीं हो, दे ही नहीं रखी हो, तो तब ये पजेसिव वर्ब कहलाती है, ये पोजीशन को दिखाएगी। तो ये नेक्स्ट कंसेप्ट होगा जस्ट इसके आगे। तो जब ये केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करे तो तब क्या करना है उसे सेंटेंस को स्टार्ट करना है। तो हैव आई को चेंज किस में करेंगे, यू के अंदर। फिर इसके बाद में देखिएगा पुट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। पुट कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है द थिंग्स। हैव यू पुट द थिंग्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। नेक्स्ट है सी हैज गोट हर पेन, सी हैज गोट हर पेन। तो हैज है यहाँ पे, गोट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गेट की थर्ड फॉर्म होती है गोट। तो हैज हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, हैज है ना, तो क्या लगाओगे यहाँ पे, हैज हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कर दोगे। सी ऐसा कैसा, गोट ऐसा कैसा, हर पेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। अब ये तो समझ में आ गया कि ये है जो हेल्पिंग वर्ब होती है और कब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब तो पहचानना आ गया ना, जब इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। लेकिन मान लो ये खुद ही मेन वर्ब का काम कर रही हो, तब क्या करेंगे जी सर? खुद ये मेन वर्ब का काम करे। अभी मेन वर्ब का काम कर रहा हूँ मैं, पोजीशन का नहीं बता रहा, पोजीशन अलग केस होता है। ये खुद मेन वर्ब का काम करे होता है, हैव का मतलब अलग अलग होते हैं। एक तो अधिकार का ये रूप दे, एक हेल्पिंग वर्ब का दे, और एक क्रिया का रूप ले। तो बी वाला जो कंसेप्ट है जिससे कि हैव का प्रयोग किसी वाक्य में मेन वर्ब के रूप में होता है, तो ऐसे वाक्य का इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाक्य के टेंस के अनुसार बनाया जाता है। इससे हेल्पिंग वर्ब इस प्रकार से निकलेगी, जैसे कि अगर आपको हैज दे रखा हो, देखो मैंने क्या बोला, ये खुद मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब है तो मतलब ये टेंस कौन सा बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। कौन सा टेंस बन गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। खुद ये खुद एक्शन के रूप में आई है, क्योंकि इनको एक्शन वर्ब भी तो बोलते हैं। अरे बेस फॉर्म बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं इनको। अगर आपको हैज दे रखा है आंसर के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे, इसको डज से स्टार्ट करोगे। और यदि हैव दे रखा है, अगर हैव दे रखा है तो डू से स्टार्ट करोगे। और अगर हैड दे रखा है मेन वर्ब के रूप में, क्या करना तुम्हें, डिड से स्टार्ट करना है। देखो डी से डिड, हैज से डज, ठीक है, यानी जिसमें लास्ट में हैज आ रहा तो मतलब सिंगुलर वर्ब आपको लगाना है। अब हैव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, हैड में सेकंड फॉर्म लगाना है। बोलोगे सर डी तो इसमें भी आ रहा है, डी इसमें भी आ रहा है। तो देखो ये तरीका एक तो याद करने का, कैसे भी करो। लेकिन अब सुनना, ये तरीका कब लगाना, जब इनके बाद में हैज और हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन नहीं हो। जैसे कि एग्जांपल है, यस आई हैव ब्रेकफास्ट एट एम। इसमें क्या करना, देखो हैव दे रखा, अब हैव के बाद में कहीं वर्ब दे रखी है क्या, ब्रेकफास्ट तो नाउन है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट तो नाउन है ना, ये समय दे रखा है तो वर्ब तो है ही नहीं। और दूसरी सर ये है खुद मेन वर्ब, और इसका मतलब होता है आई हैव ब्रेकफास्ट का मतलब है कि मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ।
यानी सॉरी, आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, मैं 8 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, यानी मैं 8 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ, ये है इसका हिंदी अर्थ। अभी यहाँ पे खाना खाने के अर्थ में एज हैव का प्रयोग करते हैं हम, खाना खाने के अर्थ में एज हैव का प्रयोग करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या करना, आप जब हैव दे रखा हो तो डू से स्टार्ट करोगे, फिर इसके बाद में आई को किस में चेंज किया, यू में। हैव का हैव ही रखना है, क्योंकि हैव खुद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर मान लो यहाँ है जो था तो फंस जाते तुम, बेटा हैज तो सिंगुलर वर्ब होती है, और मैंने 1000 बार बोला है डू डज डिड इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। सही है कि नहीं है बताओ। है भाई, देखो एक बार, करो एक बार इन क्वेश्चनों को। कर लिए क्या भाई? समझ में आ रहा है क्या कुछ लाले, या बिल्कुल घासी राम ही बन रखे हो? छोटी छोटी क्लासें हैं, इनको भी देख लिया करो भैया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यस सी हैज डिनर इन द इवनिंग, है जा रहा है, है जा रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो डज। सी हैव क्यों आया, क्योंकि हैज तो सिंगुलर होती है, और मैंने अभी जस्ट बोला डू डज डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अगर यहाँ हैड भी दे रखा होता ना तो भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी थी, है ना। क्या लगाते, हेड को हटाकर हैव लगाते, क्या लगाते भैया, हैव लगाते, और बाकी रह गया उसको क्वेश्चन मार्क के साथ में लिख देना है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल है, यस दे हैड कंफर्टेबल डेज, यस दे हैड कंफर्टेबल डेज। तो अब देखो यहाँ पे कंफर्टेबल डेज का मतलब, ये यहाँ पे ये हैड आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो इन दिनों का इंजॉय कर रहे हैं, मतलब कंफर्टेबल है इन दिनों में, इंजॉय करने के लिए भी एज है का प्रयोग हम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ऐड दे रखा है, यस नो दे रखा है, उसको हम हटा देंगे। डेट से स्टार्ट कर दिए सर, क्यों करें, क्योंकि ऐड आ रहा है, ऐड सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, ऐड ना कि थर्ड फॉर्म है। हेड थर्ड फॉर्म तब होती जब हेड के बाद में भी ऐड आता है एक बार, तब ये थर्ड फॉर्म होती। थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आती है, इतना तो तुम पढ़ रखे होंगे। और जो आईएनजी फॉर्म होती है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है, तभी तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनेगी ना। अरे कॉन्टिन्यूस फॉर्म कब बनेगी, जब हेल्पिंग वर्ब होगी, और जब हेल्पिंग वर्ब ही गिवन नहीं हो तो काय को वो बनेगी रे भाई कॉन्टिन्यूस फॉर्म। वैसे ही यहाँ पे दे रखा है, तो हेड दे रखा है तो आप क्या करोगे, डिड लगाओगे, डिड लगा दिए। इसके बाद में दे सब्जेक्ट ऐसा कैसा रहेगा, हैव लगा दोगे, हेड को किस में चेंज कर दोगे, हैव में, कंफर्टेबल डेज। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। अब आगे बढ़ते हैं, हैव शोइंग पोजीशन, लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर इसके बाद में मैं बी का कुछ कंसेप्ट रहेगा वो कल देख लेंगे हम, है ना। डू डज वाला ये कल के क्लास में कर लेंगे, फिर कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर WH वर्ड पे चलेंगे। देखिएगा, अब एक हैव होता है शोइंग पोजीशन, यानी अधिकार या स्वामित्व दिखाने के अर्थ में। अब क्या करना है तुम्हें, इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, या तो आप जो आपको दे रखी है ना वर्ब, उसको एडजेक्टिव से स्टार्ट कर दो, यानी जो वर्ब दे रखी है ना आपको हैव हैज हैड, उसी से स्टार्ट कर दो, या फिर जो जस्ट सेकंड कंसेप्ट बताया ना इसमें, ये वाला तरीका, ये इस तरीके से कर लेना, या तो ये तरीका अपनाना है या फिर ये वाला तरीका अपनाना है, जो आपको दे रखा है ना उसको ही रख दो, कोई गलत नहीं होगा, दोनों तरीके से हम रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नो मंजू हैज नॉट अ ब्लैक डॉग, मंजू के पास कुत्ता नहीं है, तो नो और नोट दे रखा होता है तो क्वेश्चन बनाते समय इनको हटा देंगे। हैज मंजू अ ब्लैक डॉग, तो हैज दे रखा है, हैज से स्टार्ट कर दो, सब्जेक्ट मंजू का मंजू रखोगे, अ ब्लैक डॉग कंप्लीट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। या फिर आप ऐसे करोगे, जब हैज दे रखा है स्टार्टिंग कर दो डज से, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, यानी हैज को चेंज कर दो किसमें, हैव के अंदर, क्योंकि डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, यस दे हैव एनफ मनी। एक तरीका तो ये हो गया कि हैव को आगे ले आओ और बाकी सब्जेक्ट ये है और बाकी ये चीज़ आपको ऐसे कैसे रख देना है, पोजीशन वाले केस में। किसके केस में,
जब अधिकार हो, स्वामित्व हो। सर हम कैसे जानेंगे? ये तो देखो कॉमन सेंस होना चाहिए, तुम्हें अर्थ आना चाहिए। इसके बाद में यस एवरीवन हैज ए नाइफ, तो इसमें क्या करना तुम्हें? हैज एनीवन ए नाइफ कर दो या फिर डज एनीवन हैव ए नाइफ। हैव क्यों आया? पता चल गया ना? चलो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, बी का कंसेप्ट हम कल देखेंगे, ठीक है? चले आगे। आगे तो कहाँ चलना है? स्टॉप करते हैं आज के लिए यहीं पे, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। देखो मेहनत लगती है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। व्यूज़ कम आ रहे हैं भाई, क्या चक्कर है? हैं शेयर नहीं करते तुम? शेयर किया करो यार। एक टीचर के नाते मैं तुम्हारे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अब अच्छा कंटेंट होते हुए भी लोग नहीं देख पा रहे, लोगों के पास वीडियो जा ही नहीं रहा है। अब क्यों नहीं जा रहा है, क्या रीज़न है, पता नहीं समझ में आ रहा। चलो कोई बात नहीं, आप तो देखो रेगुलरिटी बनाए रखो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।